हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? देखिए, हमारे डीपीपी सॉल्यूशंस के अंदर अब जो हम लोग डीपीपी आज सॉल्व करने वाले हैं वो है कार्बीन का डीपीपी। कार्बोकेटाइन का डीपीपी हमारा हो चुका है, मतलब जीओसी एंड कार्बोकेटाइन। फ्री रेडिकल्स का डीपीपी हमारा हो चुका है। अब हम लोग कार्बीन के डीपीपी का सॉल्यूशन देख रहे हैं। उसके बाद हम नाइट्रीन और इलाइट्स के डीपीपी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैं कार्बीन के जो क्वेश्चंस हैं बेसिक और कुछ इसके अंदर नेम रिएक्शन बेस्ड, वमफोर्ड स्टीवन, शपाइरो से रिलेवेंट उन क्वेश्चंस को लेते हुए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। जरा आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा ताकि आपका पूरा कार्बन इंटरमीडिएट क्लियर हो जाए। बाकी हमने कॉपी में बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कार्बन की कर रखी है, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कॉपी के अंदर कर रखे हैं। वीडियो के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स आप लोगों के पास थ्योरी के साथ मिले हुए हैं। अब मैं थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चंस और हैं, इनको भी डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से। ठीक है, देखिएगा आप लोग। देखो, इस कार्बीन के अंदर जो पहला सवाल है, इस पहले सवाल के अंदर आप देखिए हमारे को एक डाइएजो कंपाउंड गिवन है और डाइएजो कंपाउंड को फोटोकेमिकल कंडीशंस दी हुई है। और डाइएजो कंपाउंड को जब फोटोकेमिकल कंडीशंस देते हैं, हीटिंग साइन देते हैं, कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस देते हैं, रोडियम सॉल्ट देते हैं, सिल्वर सॉल्ट देते हैं, तो N2 बाहर निकल जाती है और हमारे को कार्बन मिलती है। अब यहाँ जो कार्बन हम लोगों को मिलेगी वो कार्बन कुछ ऐसी है, ये लीजिए, हमारे को ये कार्बन यहां मिलेगी। अब अगर आप देखें तो ये एक कीटो कार्बन है और यहां मिथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस भी है। और वो मिथाइल अल्कोहल अगर आप देखें यहां प्रोडक्ट में आपको जुड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इस कीटो कार्बन के अंदर एक वुल्फ रीअरेंजमेंट का स्टेप करवाऊंगा, कीटीन बनाऊंगा और इस कीटीन के ऊपर मिथाइल अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाऊंगा। तो मैं अब यहाँ वुल्फ रीअरेंजमेंट की पर चर्चा करूंगा और जैसे यहाँ वुल्फ रीअरेंजमेंट का स्टेप होगा, देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर, और हमारे को इससे एक कीटीन ऑब्टेन होगी। मैं उस कीटीन को इस तरह से बना सकता हूं, देखो इधर, ये लीजिए, ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड ओ हो गया यहां पर, क्लियर। और यहां से ये 5 मेंबर रिंग हो गई, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये हो गया, ये लीजिए, ये स्पीशीज हम लोगों को यहां मिल चुकी है। इस 5 मेंबर्ड रिंग को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये लीजिए, और ये डबल बॉन्ड ओ, क्लियर। और यहां पर ये डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, दैट इज द कीटीन। और यहां पर एक कार्बन छोड़ के ये 2 मिथाइल यहां पर आ चुके हैं। अब मैं इस कीटीन के ऊपर मिथाइल अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाऊंगा और जैसे मिथाइल अल्कोहल का यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन होगी, ये लीजिए, ओहो। चलिए देखो, यहां तक हम आ चुके थे, यहां तक हम आ चुके थे, क्लियर। और हम इसकी रिएक्शन जब मिथाइल अल्कोहल के साथ करवाएंगे ना, तो यहां क्या होगा, बेसिकली इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा इस कीटीन के ऊपर और हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये लीजिए, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट लग गया, यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट लग गया और ये 2 मिथाइल हो गए। और ये स्टेप अगर आप देखें तो इसके बाद आपको सी ऑप्शन यहां नजर आ रहा है, तो यानी सी इज द आंसर इन द गिवन क्वेश्चन। ओके, चलिए अब मैं आता हूं सेकंड एग्जांपल में। देखो, सेकंड एग्जांपल मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको याद दिला देता हूं, हम लोगों ने वमफोर्ड स्टीवंस पढ़ा था जिसमें हमने कार्बन से एल्कीन बनाई थी, यानी टॉसाइल हाइड्रोजन लिया था, टॉसाइल हाइड्रोजन से कार्बन बनी थी, फिर वो कार्बन एल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। फिर हमने डायरेक्टेड वमफोर्ड स्टीवंस की बात की थी जिसमें हमने है ना एल्कीन ही बनाई थी, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से बनाई थी, राइट। फिर आप याद कीजिए, हमने वमफोर्ड स्टीवंस के अंदर कहा था अगर ये रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होती है
तो कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है और यहाँ पर हमें जेड एल्कीन बनानी है। ओके, और पोलर प्रोटिक में अगर होती है तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, याद रखना, और वहां पर ई और जेड दोनों प्रकार की एल्कीन्स बनती है, राइट, जहां मेजर प्रोडक्ट हमें ई एल्कीन बनाना होता है, राइट। उसके बाद हमने बमफोर्ड स्टीवंस के अंदर क्लेजन रीअरेंजमेंट वगैरह भी करवाया था। फिर हमने बमफोर्ड स्टीवंस के अंदर एप्लीकेशन की बात की थी और कहा था जैसे कार्बिन से एल्कीन बनती है ना, ठीक उसी तरीके से अगर एल्काइलिडीन कार्बिन होगी तो हम उससे एल्काइन बनाएंगे, राइट। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब मैंने कुछ उसी टाइप की स्पीशीज यहां पे ली है और यहां पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड यहां एस एल्किनिल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से H+ बाहर निकालेगा। जब ये H+ बाहर निकलेगी तो हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, ये नेगेटिव चार्ज, यहां पर ये ब्रोमीन है, ये यहां पर पीएच है और ये यहां ले लीजिए Br वगैरह लगा हुआ है। अब जब आप यहां से ये Br भी निकालोगे तो यहां कार्बिन वाला कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा और आप यहां ये ध्यान रखोगे कि लिविंग ग्रुप के जस्ट ट्रांस पे प्रेजेंट माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट करेगा, यहां ये आइसोटॉपिक कार्बन है, राइट। लिविंग ग्रुप के ट्रांस वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा एट द सेम टाइम और हमारे को इससे ये एल्काइन ऑब्टेन होगी, ये लीजिए दिस वन, और ये आइसोटॉपिक कार्बन वाली जगह यहां पर ये वाली एराइल ग्रुप लगी हुई है। तो आंसर यहां पर हमारे को क्या मिलेगा, बी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने यहां पर कार्बिन से क्या बना लिया, एल्काइलिडीन कार्बिन से क्या बना लिया, एल्काइन। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूं यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल की। तो शुरू के 2 एग्जांपल के बाद अब मैं यहां थर्ड एग्जांपल पे आता हूं। थर्ड एग्जांपल देखिएगा, कॉपी के अंदर हम लोगों ने कर रखा है, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूं, राइट। देखो यहां पर साइक्लोपेंटाडाइइन गिवन है और साइक्लोपेंटाडाइइन की रिएक्शन ब्रोमोफॉर्म के साथ करवाई गई है। आप लोगों को मैं बता दूं, जब भी कभी ब्रोमोफॉर्म की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, ब्रोमोफॉर्म की रिएक्शन जब भी कभी हम बेस के साथ करवाते हैं तो हमारे को डाइब्रोमो कार्बिन मिलती है। अब ये डाइब्रोमो कार्बिन साइक्लोपेंटाडाइइन के साथ रिएक्शन करेगी। अब हमारे को ये पता है पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में इस कार्बन पे लगा H, एसिडिक H बाहर निकल जाएगा और हमारे को साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन मिल जाएगा। उसके बाद में ये जो साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन है ना, राइट, इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते थे, इस डाइब्रोमो कार्बिन के साथ, और डाइब्रोमो कार्बिन यहाँ रिएक्शन करके और क्या बनाएगा, इस पाई बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगा और हमारे को ये स्पीशीज देगा। फिर आप याद कीजिए हम इससे क्या बनाते थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इधर, और ये Br बाहर निकाल देते थे। ये हुआ बात ब्रोमोबेंजीन फॉर्मेशन की। ये सब कुछ हमने कब किया था, जब हमने कार्बिन का इंसर्शन हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम के अंदर करवाया था, जिसमें पाइरॉल और इंडोल के केस लिए थे। उसके बाद हमने पेंटाडाइइन, इंटेन, इस तरीके के एग्जांपल्स में कार्बिन का इंसर्शन करवा के बेंजीन, नाफ्थलीन, ये न्यूक्लियाइड्स बनाए थे। तो वही सवाल है, हम लोगों को ये चीज इस तरह से सॉल्व करनी थी। अब मैं आता हूँ फोर्थ एग्जाम्पल में। फोर्थ एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल कि द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड विद डाइएजोमीथेन क्या बनेगा। तो हमारे को पता है बेंजोइक एसिड ये होता है, और बेंजोइक एसिड की रिएक्शन जब डाइएजोमीथेन के साथ होगी तो हमारे को पता है ये नेगेटिव चार्ज कार्बन यहां से एसिडिक H बाहर निकालेगा, और हमारे को एसिडिक H के बाहर निकलने के बाद ये तो सॉल्ट मिल गया, और उसके बाद में ये स्पीशीज CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव ये बन चुकी है। अब इनके बीच में जब रिएक्शन होगी तो ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा और यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगी, और बेंजोइक एसिड से अगर देखा जाए तो हमारे को ये एस्टर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड मिथाइल बेंजोइट। तो आंसर हो जाएगा ए, मिथाइल बेंजोइट हमारे को यहाँ मिल जाएगी। ऊपर थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये ब्रोमोबेंजीन यहाँ पे मिल गई थी। अब मैं आता हूँ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में दिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द गिवन रिएक्शन। अगर देखा जाए तो रिएक्शन को पहले तो आप याद करो, ये एक आर्नट आइंस्टर्ट सिंथेसिस है, और आर्नट आइंस्टर्ट सिंथेसिस है ना के अंदर क्या होता है, पहला ऑप्शन है द गिवन रिएक्शन इज नोन एज आर्नट आइंस्टर्ट सिंथेसिस, और इसके अंदर
एंड कीटीन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो हम कहेंगे यस, आंट आइंस्टाइन सिंथेसिस के अंदर एक कार्बन ज्यादा का एसिड मिलता है, पहली चीज। इसमें कीटो कार्बिन बनती है जिसमें रीअरेंजमेंट के बाद हमारे को कीटीन भी मिलती है, और कीटीन पर वाटर के एडिशन से एक कार्बन ज्यादा का कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये एक आंट आइंस्टाइन सिंथेसिस है और इसके अंदर कीटीन एक इंटरमीडिएट बनता है। क्लियर? बिल्कुल आंट आइंस्टाइन सिंथेसिस पूरा मैंने आप लोगों को समझाया है कॉपी के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इस रिएक्शन के अंदर एसिड कन्वर्ट इनटू इट्स नेक्स्ट हायर होमोलॉग्स, हम कहेंगे यस, एसिड हायर होमोलॉग्स के अंदर कन्वर्ट होता है। थर्ड स्टेटमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, यस, बिकॉज कीटो कार्बिन बनती है ड्यूरिंग द रिएक्शन और उसमें वुल्फ रीअरेंजमेंट होके ही हमें कीटीन मिलता है, राइट। और वुल्फ रीअरेंजमेंट इज गिवन बाय कीटो कार्बिन, यस, वुल्फ रीअरेंजमेंट कीटो कार्बिन के द्वारा दिया जाता है। इसका मतलब ये सारे स्टेटमेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ आंसर आएगा बी। ये लीजिए, ये बात हुई हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 की। अब मैं आता हूं आगे 5 के बाद 6 नंबर एग्जाम्पल, जरा देखेंगे आप लोग 6 नंबर एग्जाम्पल। देखो 6 नंबर एग्जाम्पल में पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिथाइलिन। मिथाइलिन को लेते हुए कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट, मिथाइलिन इज फॉर्म बाय द फोटोलाइसिस ऑफ डाइएजोमीथेन, तो हम कहेंगे यस, ये है डाइएजोमीथेन। अगर इसका फोटोलाइसिस करवाया जाता है, ये लीजिए, तो यहां से N2 बाहर निकल जाती है और हमारे को ये मिथाइलिन मिलती है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, मिथाइलिन कैन एग्जिस्ट इनटू डिफरेंट फॉर्म, दैट इज सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, यस, मिथाइलिन दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है, सिंगलेट में भी एंड ट्रिपलेट में भी। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट, सिंगलेट मिथाइलिन इज ए डाइरेडिकल, असंभव, सिंगलेट कभी भी बायरेडिकल हो ही नहीं सकता, बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, और ये हमेशा ट्रिपलेट से लेस स्टेबल होता है मिथाइलिन के केस में, ये भी हम लोग जानते हैं, तो ये तो मतलब ही नहीं रहा तीसरे स्टेटमेंट का। फोर्थ, मिथाइलिन is generated in the presence of alkene, then cyclopropane will be formed, yes, अगर मिथाइलिन, अगर कोई मिथाइलिन, ये लीजिए, किसी एल्कीन की प्रेजेंस के अंदर जनरेट होती है, तो ये कार्बिन बनते ही इस एल्कीन के अंदर इंसर्ट हो जाएगी एंड साइक्लोप्रोपेन हमारे को मिलेगी। इसका मतलब चौथा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो गए? पहला, दूसरा एंड चौथा, यानी आंसर इज ए। चलिए, अब मैं आता हूं 7th नंबर क्वेश्चन पे। द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज, जिसके अंदर इस एसिड की रिएक्शन पहले SOCl2 के साथ कराई गई है। देखो कुछ भी नहीं है, ये एग्जांपल सब कॉपी के एग्जांपल्स हैं, राइट। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसकी रिएक्शन जब हम लोग SOCl2 के साथ करवाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को ये लीजिए COCl मिलता है। उसके बाद एसिड हैलाइड की रिएक्शन हम जानते हैं डाइजोमीथेन के साथ जब होती है ना, तो हमारे को कीटो कार्बिन ऑब्टेन होती है, ये लीजिए। और अब ये कीटो कार्बिन के अंदर जो कार्बिन है, ये कार्बिन इस पाई बॉन्ड के अंदर इंसर्ट होगा, और पाई बॉन्ड में इंसर्ट जब होगा तो उससे पहले मैं इसको जरा ऐसे लिख लूं, ये लीजिए, ये कार्बिन है हमारी और ये डबल बॉन्ड है। क्लियर? अब मैं जो कह रहा हूं जरा समझना। अब यहां पर ये कार्बिन इस पाई बॉन्ड के अंदर इंसर्ट होगी। क्लियर? जैसे ये पाई बॉन्ड के अंदर इंसर्ट होगी तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड में इंसर्ट होने के बाद कार्बिन हमारे को साइक्लोप्रोपेन देगी, और वो साइक्लोप्रोपेन हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। और मैं ये कह दूं, जो नया बॉन्ड बना है वो नया बॉन्ड, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बने हैं, ये कार्बिन इस पाई बॉन्ड के अंदर इंसर्ट होती है, और इस प्रकार से ये 3 मेंबर रिंग हमारे को ऑब्टेन होती है। ये बात हुई आपके क्वेश्चन नंबर 7 की। अब मैं आता हूं आगे। देखो 7 के अंदर इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 7th का आंसर हो गया ये बी आंसर। 7th क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भैया, ये बी, ये लीजिए, दिस वन इज द आंसर, करेक्ट। अब मैं आता हूं 8th नंबर क्वेश्चन पे, जरा देखेंगे। देखो भाई 8th नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल है, देखेंगे आप लोग। 8th नंबर क्वेश्चन में हमारे को दिया गया है ए रादर इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ वुल्फ रीअरेंजमेंट ऑफ 2 डाइएजो
साइक्लोहेक्सेनॉल, हेक्सेनॉन इन मिथेनॉल। ठीक है, हमारे को बताना है हमारे को किस प्रकार का प्रोडक्ट यहां पर ऑब्टेन होगा। देखिए, तो यहां पर ये जो डाइएजो एल्केन है ना, ये डाइएजो एल्केन को जब फोटोकेमिकल कंडीशन हम लोग दे रहे हैं, समझना, जब हम फोटोकेमिकल कंडीशन दे रहे हैं तो N2 बाहर निकल जाएगी। जैसे ये N2 बाहर निकली, क्या बन गया, N2 बाहर निकलते ही हमारे को यहाँ कीटो कार्बिन मिल चुकी है। अब ये जो कीटो कार्बिन है इसमें वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा, ये लीजिए, और आपको मैंने बता रखा है व्हेन कीटो कार्बिन इज साइक्लिक इन नेचर देन कीटीन ऑब्टेन विथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। करेक्ट, ये हमने कॉपी में लिखा है। और जैसे ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा हमारे को ये कीटीन ऑब्टेन होगी, और इस कीटीन का रिएक्शन आगे इस न्यूक्लियोफाइल मिथाइल अल्कोहल के साथ होगा, और आफ्टर द रिएक्शन हम लोगों को ये एस्टर ऑब्टेन होगा। इज इट क्लियर? ये एस्टर यहां पर अगर आप देखें तो ऑप्शन ए में नजर आ रहा है, इसका मतलब 8th क्वेश्चन का आंसर रहा ए। अब मैं आता हूं आगे 9th नंबर क्वेश्चन में। देखो, कुछ भी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बिन आर इलेक्ट्रोफिलिक इन कैरेक्टर। कौन सी कार्बिन इलेक्ट्रोफिलिक होती है? तो कार्बिन जनरली इलेक्ट्रोफिलिक ही है, ऑल कार्बिन्स आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, लेकिन फिर भी अगर हम कार्बिन पर विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाने से वो कार्बिन इलेक्ट्रोफिलिक से न्यूक्लियोफिलिक बन जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कैसे, ऐसा कैसे हुआ जरा समझना। देखो, अगर मैं एक ये कार्बिन लेता हूं, बहुत ध्यान से समझना, ये मैंने एक कार्बिन ली, करेक्ट, ये लीजिए, ये 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं और यहां पर ये एक कार्बिन ली मैंने। अब हम ये जानते हैं कि ऐसे कार्बिन सिंगलेट होती है। अगर ये सिंगलेट है तो ये सिंगलेट क्यों है ये आप लोगों को पता है। जब भी कभी किसी भी कार्बिन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए होते हैं तो उसकी सिंगलेट फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द ट्रिपलेट फॉर्म। ये हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन में पढ़ा हुआ है। क्लियर? हम जानते हैं कार्बिन की स्टेबिलिटी 3 फैक्टर से कंट्रोल होती है, उसकी मल्टीप्लिसिटी, एक उस पर लगे हुए ग्रुप्स यानी रेजोनेंस, ओके, और तीसरा फैक्टर होता है एरोमेटिसिटी। 3 तरह से हम लोग कार्बिन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां इस कार्बिन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगी है तो ये सिंगलेट है, और अगर ये सिंगलेट है तो दैट मींस यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। इसका मतलब इसका ये जो p ऑर्बिटल है, अगर मैं ये जो p ऑर्बिटल लेता हूं, ये p ऑर्बिटल वेकेंट है, और ये लोन पेयर जब यहां पर आएगा तो रेजोनेंस होगा। यानी कि मैं जब ये लोन पेयर यहां पर लेकर आऊंगा तो देखो क्या रहेगा, जरा आप लोग समझना। जब ये लोन पेयर यहां से यहां आएगा तो कह दूं ये यहां पर ऐसे आ गया, ये बॉन्ड बन गया, ये लीजिए, यहां इलेक्ट्रॉन थे, ये प्लस हो गया, और इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं तो ये माइनस हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां रहेंगे ही रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के आते ही यहां कार्बिन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, और ऐसी कार्बिन न्यूक्लियोफिलिक कार्बिन कहलाती है। क्लियर? तो कार्बिन 2 प्रकार की हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। यानी रिलीजिंग ग्रुप लगेंगे तो कार्बिन न्यूक्लियोफिलिक बन जाएगी, विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे तो कार्बिन इलेक्ट्रोफिलिक रहेगी। करेक्ट? तो यहां पर ये नॉर्मल कार्बिन है, इलेक्ट्रोफिलिक, हैलोजेंस लगी हुई है, इलेक्ट्रोफिलिक। लेकिन अगर आप देखें तो यहां इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बिन बन चुकी है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यानी कि ये वाली कार्बिन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बिन कहलाती है। क्लियर? चलिए अब मैं आता हूं 10th नंबर एग्जांपल में। 10th नंबर में सिंपल हमें कीटीन दिया गया है, और कीटीन की रिएक्शन वाटर के साथ कराई गई है इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम। और जब भी कभी कीटीन की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, वाटर से, तो OH यहां लगता है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहां लगता है, यानी इट विल कन्वर्ट इनटू द फिनाइल एसिटिक एसिड। और फिनाइल एसिटिक एसिड कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो यहां आंसर हमारे को डी मिलेगा। करेक्ट? ये बात हुई आपके एग्जांपल नंबर 10 की। आगे की बात हम करते हैं। देखो, आफ्टर द 10th नंबर अब मैं 11th नंबर एग्जांपल पे आता हूं, जरा आप लोग समझिएगा ध्यान से। देखो,
11th नंबर एग्जांपल में हमारे को डाईएजो एल्केन गिवन है। ये डाईएजो एल्केन है और जब भी कभी इसे सिल्वर सॉल्ट की प्रेजेंस दी जाती है या मैं ये कह दूं कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस या रोडियम सॉल्ट की प्रेजेंस दी जाती है तो यहां से N2 बाहर निकलेगी। जैसे N2 बाहर निकलेगी हमारे को कीटो कार्बीन ऑब्टेन होगी। ये एक कीटो कार्बीन है, ये लीजिए, दिस वन इज द कीटो कार्बीन और इससे ये CH2 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 और ये OH ये ग्रुप लगा हुआ है। अब इस कीटो कार्बीन में जैसे वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा इट विल कन्वर्ट इनटू द कीटीन, यानी हमने इस कीटो कार्बीन में क्या करवा लिया, वुल्फ रीअरेंजमेंट। क्यों करवाया वुल्फ रीअरेंजमेंट, क्यों करवाया, कीटीन क्यों बनाई, बिकॉज अभी हमने देखा कीटीन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होती हैं और उनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं। वो न्यूक्लियोफाइल मुझे यहाँ मॉलिक्यूल के अंदर नजर आ रहा है, इसलिए मैंने उस कीटो कार्बीन को कीटीन में कन्वर्ट किया। क्लियर? तो जैसे इसमें वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा तो वुल्फ रीअरेंजमेंट के बाद हम ये कह दें हमारे को कीटीन मिल जाएगी। ये लीजिए, ये मैंने यहाँ OH लिया, उसके बाद CH2 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 और ये C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये कीटीन मिल गया। अब इस कीटीन के ऊपर इंट्रामॉलिक्यूलर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहाँ जुड़ता है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहाँ जुड़ता है और फाइनली हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन होगी, यानी हमारे को क्या मिल गया, साइक्लिक एस्टर। और ये साइक्लिक एस्टर हमारे को यहाँ इस सी ऑप्शन में नजर आ रहा है, इसका मतलब आंसर है सी। 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। अब मैं आता हूं 12th नंबर एग्जांपल में। 12th नंबर एग्जांपल में हमारे को टॉसाइल हाइड्रोजन यानी एराइल सल्फोनिल क्लोराइड यहां पर लगा हुआ है, यानी एक तरीके का ये हाइड्रोजोन लगा हुआ है और इसकी रिएक्शन NaOMe सोडियम मेथॉक्साइड से करवाई गई है। तो जब भी कभी हम टॉसाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन NaOH से, KOH से, NaOR से, KOR से, पोटेशियम हाइड्राइड से, सोडियम हाइड्राइड से, सोडियम इथाइलिन ग्लाइकॉल से, इनसे कराते हैं तो हमें पता है बमफोर्ड स्टीवंस रिएक्शन ऑपरेट होती है। अब ये बमफोर्ड स्टीवंस रिएक्शन याद रखना, इसमें प्रोडक्ट सॉल्वेंट से कंट्रोल होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर आप लेते हो तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर आप लेते हो तो इंटरमीडिएट कार्बीन बनता है। जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हुए कार्बीन इंटरमीडिएट बनाते हुए रिएक्शन को कंप्लीट करवाओगे। तो यहां टॉसाइल हाइड्रोजन है, टॉसाइल हाइड्रोजन से मैंने आपको क्या बताया, जहां पर ये हाइड्रोजन है साफ करना और वहां कार्बीन बना लेना। तो आप यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहां ये कार्बीन बनाओगे। याद रखना पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में यहां आपको कार्बीन बनानी होती है और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो जहां कार्बीन बनाते हो ना वहां इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाना होता है, ये ध्यान रखना। क्या बोल गया मैं, बमफोर्ड स्टीवंस रिएक्शन अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है तो जहां कार्बीन बनाते हो ना, पोलर एप्रोटिक में तो कार्बीन बनाते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर यही रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में है तो जहां कार्बीन बनाते हो ना वह इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाते हैं। कार्बोकैटायन बनने के बाद उसमें रीअरेंजमेंट अगर कुछ है तो वो करवा लेते हैं, फाइनली H+ निकाल के एल्कीन बना लेते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट वही है। लेकिन याद रहे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में इंटरमीडिएट कार्बीन है, जबकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बमफोर्ड स्टीवंस के अंदर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है। अब आप देखिए यहां मैंने कार्बीन बनाई, कार्बीन बनने के बाद आपको H माइग्रेट करवाना है। H उधर से माइग्रेट करवाते हैं जिधर से H माइग्रेट करवाने के बाद हमें ज्यादा से ज्यादा स्टेबल एल्कीन मिलती है। तो मैं H इधर वाला ये काम में लूंगा और जब ये H काम में आएगा तो यहां एल्कीन हमारे को ये मिलेगी, ये लीजिए। और ये एल्केन ऑप्शन सी में नजर आ रही है, इसका मतलब 12th क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ये बमफोर्ड स्टीवंस का एग्जाम्पल है। अब मैं इसमें मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूं कि ये कार्बीन बनी कैसे, बिकॉज ये सब कुछ हम लोगों ने कॉपी में करा है। और ट्रिक क्या बना रखी है, टॉसाइल हाइड्रोजन जहां होता है वो पोर्शन साफ और वहां 2 डॉट यानी कार्बीन बनानी है। और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये साफ और यहां कार्बोकैटायन बनाना है, बस और कुछ भी नहीं है। राइट? अब मैं आता हूं 13th नंबर एग्जाम्पल पे। देखो 13th नंबर एग्जाम्पल को जरा समझेंगे आप लोग। 13th नंबर एग्जांपल में हमारे को ये डाइब्रोमो डेरिवेटिव दिया है और बेसिक मीडियम की प्रेजेंस दे रखी है, जरा समझेंगे आप लोग। यहां हो क्या रहा है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये लीजिए ये हो गया, ये CH हो गया
और ये Br हो गया और ये Br हो गया। अगर मैं यहाँ पर NaOH की प्रेजेंस लूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ H+ बाहर निकलेगा और फिर यहाँ से लिविंग ग्रुप ब्रोमीन भी बाहर निकल जाएगी और हमें यहाँ कार्बीन ऑब्टेन होगी। और वो कार्बीन मैं यहाँ इस प्रकार से शो करूं, ये कार्बन और यहाँ से ये C और ये लीजिए यहाँ ये कार्बन और यहाँ Br भी लगा हुआ है। क्लियर? अब अगर मैं ये कह दूं ये कार्बन एक्चुअली इस पाई बॉन्ड के अंदर इंसर्ट होती है, इस पाई बॉन्ड के अंदर इस कार्बन का इंसर्शन हमारे को करवाना है और जैसे ही इस पाई बॉन्ड में कार्बन का इंसर्शन होगा, ये लीजिए, तो हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा और ये प्रोडक्ट यहाँ पर कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है? ये हमें ऑप्शन ए में नजर आ रहा है, यानी 13th नंबर क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। क्लियर? अब मैं आता हूं 14th नंबर एग्जाम्पल में, जरा आप लोग देखेंगे 14th नंबर एग्जाम्पल देखें, अच्छा सवाल है। देखो 14th नंबर एग्जाम्पल, ये ऐसे सवाल भी हमने कॉपी में खूब किए हैं। इस कंपाउंड की रिएक्शन देखो, ये वही कंपाउंड है जो थोड़ी देर पहले लिया था, बस वहां पर डाइब्रोमो थे, यहाँ डाइक्लोरो है। कार्बन बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक मीडियम में यहां से H+ बाहर निकलेगी और H+ बाहर निकलने के बाद यहां से क्लोराइड भी बाहर निकलेगी और हमारे को ये कार्बन ऑब्टेन हो जाएगी। करेक्ट? अब इस कार्बन की रिएक्शन इस एल्काइन के साथ होगी, ये लीजिए, और ये एल्काइन के अंदर ये कार्बन इंसर्ट जब होगी तो हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी। ये लीजिए, इस एल्काइन में ये कार्बन इंसर्ट हो गई और हमारे को ये स्पीशीज मिल गई। करेक्ट? इसको मैं कह रहा हूं दिस वन इज द प्रोडक्ट ए, ये ए प्रोडक्ट है। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम इथॉक्साइड के साथ होगी। पोटेशियम इथॉक्साइड एक न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है, हमें पता है ये न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं, ये बेस भी होते हैं, ये H+ लेना भी जानते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक साइड पर अटैक करके एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना भी जानते हैं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक बेस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ, और ये क्लोरीन बाहर, जैसे ये बाहर जाएगा हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। ये OET हो गया, यहाँ पे ये pH लगा हुआ है ही, ये pH हो गया और ये pH यहाँ लग गया, ये हो गया आपका B प्रोडक्ट। ये लीजिए, ये B भी समझा दिया, A भी समझा दिया। अब मैं आगे की चर्चा करता हूँ आपके साथ। देखो आगे की चर्चाओं में क्या होगा, HBr दिया गया है, कुछ भी नहीं है यार। HBr अगर दिया गया है तो अगर देखा जाए तो ये एक आपको ईथर नजर आ रहा है, ये क्या नजर आ रहा है, ईथर नजर आ रहा है। अब यहां से होगा क्या जरा देखेंगे, ये H+, ये लीजिए, ये H+ यहां पर प्रोटोनेशन करेगा। जैसे ये प्रोटोनेशन होगा आप देखिएगा ये एक गुड लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये लीजिए, यहाँ ये pH लगा हुआ है, ये लीजिए ये pH लगा हुआ है और यहाँ भी एक pH लगा हुआ है। इज इट क्लियर? जैसे ही यहाँ पर हमने करा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर निकल जाएगा और हमारे को ये एरोमेटिक स्पीशीज मिलेगी। ये लीजिए डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ काउंटर आयन ब्रोमाइड रहेगा। अब आप ये देखिए कि इस प्रकार का कार्बोकेटायन हमारे को ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। किस में नजर आ रहा है? ऑप्शन सी में, यानी सी इज द आंसर इन द गिवन रिएक्शन। ओके, ये बात हुई अपनी एग्जाम्पल नंबर 14 की। अब मैं आता हूं एग्जाम्पल नंबर 15 में। देखो एग्जाम्पल नंबर 15 कुछ नहीं है, वही डाइएजो एल्केन कीटो कार्बिन बनना, वुल्फ रिएरेंजमेंट सब कुछ वही है, बस यहाँ एक आइसोटॉप लगा के दे दिया कि आइसोटॉप की लोकेशन हमें देखनी आती है या नहीं आती है, ये समझना है। तो बहुत ही आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर देखो, फोटोकेमिकल कंडीशन में यहां से N2 बाहर निकलेगा। जैसे ये N2 बाहर निकलेगा ना, हमारे को ये कीटो कार्बीन ऑब्टेन होगा। ये लीजिए, और इस कीटो कार्बीन में ये कार्बन एक आइसोटॉपिक कार्बन है। और अभी मैंने आपको सिखाया था, फिर मैं रिकॉल कराता हूं कि यदि कीटो कार्बीन साइक्लिक है तो कीटीन जो ऑब्टेन होती है वो रिंग कॉन्ट्रैक्शन के साथ होती है। तो यहां पर ये लीजिए, ये मैंने यहां वुल्फ रीअरेंजमेंट करवाया और कीटीन बनाया। लेकिन जब आपने यहाँ कीटीन बनाया ना, तो ये लीजिए कीटीन के अंदर मैं कहूंगा आइसोटॉपिक कार्बन यहाँ पर आया इस कार्बोनाइल के साथ,
और फिर मैं यहाँ पर इस कीटेन का रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल के साथ करूंगा, और मिथाइल अल्कोहल जब यहाँ रिएक्शन करेगा ना तो हमारे को ये प्रोडक्ट दे देगा, ये C डबल बॉन्ड O और OMe यहाँ लग जाएगा, और ये कार्बन हमारा आइसोटॉपिक कार्बन है, और ये प्रोडक्ट हमें ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। ये लीजिए, इसका मतलब 15th नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो सी आंसर रहेगा। क्लियर? ये आपको मैंने 14th नंबर और 15th नंबर ये बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करके समझा दिए हैं। अब मैं और आगे चलता हूं, देखिएगा आप लोग। आफ्टर द 15th, अब 16th नंबर पे आते हैं। देखो कुछ नहीं है 16th नंबर के अंदर, बहुत ही आसान सा सवाल है। 16th नंबर में ये आपको यहाँ कार्बीन बनी, कॉपर सॉल्ट दिया गया है, कॉपर Ag ले लूं, जिंक कॉपर कपल ले लूं CH2I2 के साथ, तो यहां हमें कार्बिनॉइड मिलता है। वो कार्बीन बताइए यहां पहले किस एल्कीन पर इंसर्ट होगा, किसी पर भी, या फिर कार्बीन पहले उस डबल बॉन्ड पर इंसर्ट होगी जिस डबल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। तो हम जानते हैं सिमंस स्मिथ कार्बीन ले लो, यानी ऑर्गेनो जिंक कार्बिनॉइड ले लो, या ऑर्गेनो कॉपर कार्बिनॉइड ले लो। ऐसे स्थिति में पहले ये कार्बीन उस मल्टीपल बॉन्ड पे जाके इंसर्ट होगी जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। तो पहले ये जो A बनेगा इसमें हम इस वाले डबल बॉन्ड में इंसर्ट करवाएंगे, और फिर आगे इससे हम बचे हुए डबल बॉन्ड पे इंसर्ट करा लेंगे। तो देखो बी ऑप्शन में पहले उसमें इंसर्शन है जिस डबल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, और फिर अगले स्टेप के अंदर जो एक और डबल बॉन्ड बच गया उसमें भी इंसर्शन करवा रखा है। यानी ये आपका प्रोडक्ट ए हो गया और ये आपका प्रोडक्ट बी हो गया। ए और बी ये समझा दिया, यानी आंसर इज दिस, करेक्ट। अब मैं आता हूं 17th नंबर एग्जांपल में। देखो 17th नंबर के अंदर आपको ये एल्किनिल हैलाइड दिया गया है, और आपको मैंने कार्बीन का प्रिपरेशन सिखाया है। कार्बीन का प्रिपरेशन में प्रिपरेशन मेथड नंबर 13th नंबर में मैंने आपको सिखाया था, याद करो मैंने सिखाया था 13th नंबर में एल्काइलिडीन कार्बीन का बनना। एल्काइलिडीन कार्बीन के अंदर मैंने आप लोगों को दो मेथड बताए थे। दो मेथड कौन कौन से? एक कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन सिलिकॉन वाले कंपाउंड के साथ डाइएजो सिलिकॉन का था, और एक एल्काइलिडीन कार्बीन की रिएक्शन एल्किनिल हैलाइड की रिएक्शन हमने कराई थी NaHMDS या KHMDS के साथ, याद करो, राइट। तो वो एल्काइलिडीन कार्बीन जब आप यहां बनाओगे तो वो एल्किनिल हैलाइड की रिएक्शन यहां NaHMDS या KHMDS की जगह हमने पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले रखा है। तो कोई बात नहीं ना यार, बेस ही तो चेंज किया है। ये कब कहा मैंने कि NaHMDS होना चाहिए, KHMDS होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो पहले यहां से H+ निकलेगी और फिर यहां से Br निकल जाएगी, तो आपको यहां पे एल्काइलिडीन कार्बीन मिल जाएगी, और ये रही वो एल्काइलिडीन कार्बीन, करेक्ट। अब ये जो एल्काइलिडीन कार्बीन बनी ये इन द प्रेजेंस ऑफ द साइक्लोहेक्सीन बन रही है, और साइक्लोहेक्सीन यानी एल्कीन की प्रेजेंस में अगर ये एल्काइलिडीन कार्बीन बनी है तो ये इस पाई बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगी, और 3 मेंबर्ड रिंग साइक्लोप्रोपेन हमें मिलेगा। और वो साइक्लोप्रोपेन अगर हम यहां देखें तो हमें ये नजर आ रहा, ये रही एल्काइलिडीन कार्बीन, ये देखो ये रही एल्काइलिडीन कार्बीन, और साइक्लोहेक्सीन के अंदर इंसर्शन, ये देखो ये साइक्लोहेक्सीन, ये लीजिए, और ये मैंने एल्काइलिडीन कार्बीन बताई आपको, ये लीजिए, और ये इसमें जाके इंसर्ट होगी तो ये प्रोडक्ट हमारे को मिलेगा, यानी यहां आंसर हमारे को सी मिलेगा। ये बात हुई हमारे 17th नंबर एग्जाम्पल की, क्लियर। अब मैं आता हूं 18th नंबर एग्जाम्पल पे, जरा आप लोग देखेंगे 18th नंबर एग्जाम्पल। देखो बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल, देखो हमने पढ़ी है एक तो बमफोर्ड स्टीवंस रिएक्शन, ठीक है, सब कुछ पढ़ा हमने इसके अंदर, इधर की उधर की चीजें सारी पढ़ डाली। एक हमने पढ़ी शेपाइरो रिएक्शन, तो आप देखो वही टॉसाइल हाइड्रोजन बनेगा पहले स्टेप में, लेकिन टॉसाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन आगे वीक बेस से नहीं करवाई है, स्ट्रॉन्ग बेस से करवाई है। और जब स्ट्रॉन्ग बेस से करवाते हैं देन केस बिलोंग्स टू द शेपाइरो, और शेपाइरो की भी ट्रिक आपको पढ़ा रखी है, और वो ट्रिक क्या है मैं सीधा उस ट्रिक को यूज में लेते हुए आपको इंटरमीडिएट लिख के सिखाता हूं, ठीक है। चलो जी देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है इसकी रिएक्शन किससे कराई गई है? टॉसाइल हाइड्रोजन से, ये लीजिए, राइट। टॉसाइल हाइड्रोजन के साथ जैसे ही रिएक्शन हुई हमारे को टॉसाइल हाइड्रोजन मिलेगा, लीजिए बन गया टॉसाइल हाइड्रोजन। और उसके बाद में इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई? ब्यूटाइल लिथियम, और इसका एक्सेस ले रखा है,
और आप याद कीजिए ब्यूटाइल लिथियम के एक्सेस से हम क्या बनाते थे, हम इंटरमीडिएट कार्ब एनायन बनाते थे, एल्किनिल एनायन बनाते थे। तो मैं यहाँ एक डबल बॉन्ड जनरेट करता हूं और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज होता था और ये लिथियम होता था, ये बनाते थे। अब इसको बनाने का ट्रिक क्या था, मैंने आपको क्या बताया था कि टॉसाइल हाइड्रोजन जहां बना हुआ है वहां साफ करो, याद करो। बमफोर्ड स्टीवंस में क्या बनाते हो, कार्बीन, सिंपल कार्बीन। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है तो साफ करके क्या बनाते हो, कार्बोकैटायन। और अगर शपाइरो है तो आप इसको साफ करोगे और यह नेगेटिव लगाओगे, लेकिन यह नेगेटिव के साथ एक मल्टीपल बॉन्ड भी होता है। अब वो मल्टीपल बॉन्ड किधर आएगा, इधर आएगा, उधर आएगा। तो याद रखना अगर सिमेट्रिकल है ये कंपाउंड तो डबल बॉन्ड चाहे उधर लगा लो, उधर लगा लो, एक ही बात है। और अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो डबल बॉन्ड किधर आता है, ये आपको मैकेनिज्म मैंने बताई थी। जिधर की तरफ की H बाहर निकलती है उस तरफ डबल बॉन्ड लगाते हैं, राइट। अब अगर मैं H नीचे की तरफ से निकालूंगा ड्यूरिंग द मैकेनिज्म तो डबल बॉन्ड नीचे निकलेगा, और अगर ऊपर की H निकालता ड्यूरिंग द रिएक्शन तो डबल बॉन्ड इधर आता। क्लियर। अब मैं किधर का H निकालूंगा, इधर वाला H मैकेनिज्म के दौरान निकलेगा या इधर वाला H निकलेगा, ये आपको मैंने पहले बताया था कि पहले स्टीरियो चेक करो। आई बात समझ में, टॉसाइल हाइड्रोजन के तरफ की H निकालते हैं, डबल बॉन्ड उधर लगता है, और अगर स्टीरियो नहीं गिवन है तो फिर मोर एसिडिक H को निकालो। पहले स्टीरियो के बेसिस पे निकालो, स्टीरियो नहीं दी हुई है तो फिर मोर एसिडिक H निकालो। करेक्ट। तो ये H निकालना आता है। तो शपाइरो में मैंने क्या बोला, टॉसाइल हाइड्रोजन जिधर है वहां नेगेटिव लगा लो और फिर साथ में एक डबल बॉन्ड या तो उधर या इधर, किधर की तरफ, जिधर की H निकलेगी। H किधर की निकलेगी, जो टॉसाइल हाइड्रोजन के साथ सिस होती है तो वो वाली, लेकिन यहां टॉसाइल हाइड्रोजन हम नहीं बनाया था तो हम फिर कौन से निकालेंगे, जिधर मोर एसिडिक H दिखेगी वो वाली निकाल के उधर डबल बॉन्ड जनरेट करके नेगेटिव चार्ज जनरेट कर लेंगे। ये लीजिए, ये मैंने बना ली स्पीशीज। अब ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इसकी रिएक्शन फिर मैंने कहा था आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवाई जा सकती है। बहुत बड़ा वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास अवेलेबल है, दुनिया भर की रिएक्शंस अब हम आगे चला सकते हैं। लेकिन यहां तो ट्राइमेथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई गई है। बहुत अच्छे। ट्राइमेथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये अटैक करेगा और ये बाहर, और इससे हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी, दैट इज SiMe3। आ गई बात समझ में। अब इसके बाद आगे हमारे को दिया गया है DCl कि अब ये जो कंपाउंड मिल गया इसकी रिएक्शन आगे किससे कराई है, DCl से। अब ये DCl का यूज देखो, हम जानते हैं कि सिलिकॉन ऑक्सीजन के प्रति अफिनिटी रखता है, सिलिकॉन फ्लोरीन के प्रति भी अफिनिटी रखता है, मतलब सिलिकॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अफिनिटी रखता है। और अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोराइड है, तो क्लोराइड तो सिलिकॉन के पास जाएगा, सिलिकॉन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन से पहले उस क्लोरीन से बनाएगा तो वो इसके साथ मुंह छोड़ देगा तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज ड्यूटेरियम के साथ जुड़ेगी और हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। बताइए ये प्रोडक्ट यहां हमें कहां नजर आ रहा है, दैट इज द ऑप्शन सी, दिस वन इज द आंसर। तो यहां शपाइरो रिएक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए समझा रखी है, बस उसी को काम में लेना था। बस यहाँ ये दो स्टेप ये अपने को थोड़े समझ रहे थे, पहले ट्राइमेथाइल सिलाइल क्लोराइड ले लिया गया काम में, बाद में DCl काम में ले लिया गया, तो ये चीजें इस तरीके से सॉल्व करनी थी। ओके, अब मैं आता हूं नेक्स्ट एग्जांपल, 19th नंबर एग्जांपल जरा देखेंगे। अच्छा एग्जांपल है 19th नंबर। देखो 19th नंबर में क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक आपको फास्फोरस एलाइड गिवन है। फास्फोरस एलाइड का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, फास्फोरस एलाइड का मतलब हो गया दैट इज द विटिग रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फास्फोरस एलाइड कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन करेगा और एल्कीन बनाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एल्कीन बनेगा। तो यहां मैं एल्कीन बनाता हूं सबसे पहले। लो जी, ये मैंने यहां एल्कीन बनाना है, बना लेता हूं। करेक्ट, ये लीजिए, ये यहां और यहां मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये बना लेते हैं। फिर ये ऐसे लगा हुआ है, फिर ये यहाँ कार्बोनाइल है और ये एमी है, और कार्बोनाइल वाली ही जगह ये क्या आ गया, कार्बन, और ये H आ गया और ये Cl आ गया, तो एल्किनिल हैलाइड आ गया यार। एल्किनिल हैलाइड आते ही आगे देखो यार NaHMDS दे रखा है, और मैंने आपको क्या बोला है, चाहे NaHMDS दे या हमारे को KHMDS दे
या हमारे को पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड थे। मेरे कहने का मतलब है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए ताकि हम यहां से H+ निकाल सकें और फिर यहां से क्लोरीन निकाल सकें, और ऐसा होते ही हमें अल्काइलिडीन कार्बीन मिल जाएगी। जैसे ये अल्काइलिडीन कार्बीन हमारे को मिली ना, ये लीजिए तो वेज है ना, जैसे ये अल्काइलिडीन कार्बीन हमारे को मिली, आप इस अल्काइलिडीन कार्बीन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा, ये डेल्टा वाला एक जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना आपके, ये वाला, ये डेल्टा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इस अल्काइलिडीन कार्बीन का इंसर्शन करवाओगे और 5 मेंबर रिंग बनाओगे। अब हमारे को ये पता है अगर ये स्टीरियो वेज है तो इंसर्शन डैश की तरफ से होगा, बिकॉज यहां जो हाइड्रोजन है वो डैश पे प्रेजेंट है। और मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड में इंसर्शन का क्या कंसेप्ट बताया था कि जिस सिग्मा बॉन्ड में हम इंसर्शन करा रहे हैं अगर वहां कोई स्टीरियो केमिस्ट्री होती है देन देयर शुड बी रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, करेक्ट। अब इसका इंसर्शन का जो प्रोडक्ट है जरा हम दो देख लेते हैं कि वो यहां ऑप्शंस के अंदर क्या दिया हुआ है। देखो इधर, ये लीजिए, ये अल्काइलिडीन कार्बीन, ये वेज डैश से इंसर्शन, ये हमारे को दिखाई दे रहा है, तो यहां ए इज द आंसर। ठीक है, ए, बी और ये सी और डी, ये लीजिए भैया, ये सारे ऑप्शन आपको यहां नजर आ रहे हैं। तो ए, बी, सी और डी में से अगर हम देखें यहां तो ये यहां पर वो साइड चेन OBN वो गायब हो गया, तो ये हो ही नहीं सकता। और यहां पर अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड नहीं है अल्काइलिडीन कार्बीन का, हटाओ, यहां पर भी नहीं है, तो आंसर अल्काइलिडीन कार्बीन का डैश की तरफ से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इंसर्शन, आंसर यहां पर ए होगा। क्लियर। चलिए अब मैं आता हूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 20। लो जी, ये फिर से हमारे पास शपाइरो आ चुकी है। देखो भाई, शपाइरो कि बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हमारे को होनी चाहिए, मतलब बमफोर्ड, स्टीवंस और शपाइरो, इसको तो ऑन टिप्स रखना, कभी भी सवाल आ जाएगा ये मानकर चलना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर CSIR नेट, ये ध्यान रखना। अब 20 नंबर क्वेश्चन में देखो, वापस से वही टॉसाइल हाइड्रोजन बनाना है हमारे को, बना लेते हैं, बनाते हैं टॉसाइल हाइड्रोजन। ये मैंने यहाँ टॉसाइल हाइड्रोजन बना लिया है, डबल बॉन्ड NHTS, टॉसाइल हाइड्रोजन के बाद एन ब्यूटाइल लिथियम हेक्सेन THF, ये लीजिए ब्यूटाइल लिथियम बेस हमारे को दिया है। और स्ट्रॉन्ग बेस जब लिया हुआ होता है तो आपको क्या सिखाया मैंने, आपको सिखाया है मैंने, ये पोर्शन साफ हो जाएगा, ये पोर्शन साफ हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और फिर एक डबल बॉन्ड किधर लगेगा, उधर तो लग नहीं सकता क्योंकि दोनों मिथाइल है, नीचे की तरफ ही हमारे को डबल बॉन्ड लगाना है। इसका मतलब अर्थात ये डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज के साथ लिथियम आ जाएगा। यही तो चीजें सिखाई है मैंने आपको। अब इसके बाद अगली स्टेप क्या है जरा देखेंगे। अब इस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन आगे CO2 के साथ कराई गई है, तो हमें पता है कि CO2 इज द इलेक्ट्रोफाइल। CO2 क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है और उस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, और ये लीजिए इस न्यूक्लियोफाइल का यहां पर अटैक होगा। और जैसे ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, ये लीजिए, ये लीजिए, ये हो गया यहां पर, और हम यहां ये लीजिए, ये लिखेंगे C, ठीक है, यहां पर हम लोग लिखेंगे ये C और यहां डबल बॉन्ड O माइनस, राइट, ये लीजिए, और ये लिथियम प्लस, ये लीजिए, हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन हो जाएगी यहां पर। इज इट क्लियर। अब यहां पर ये होने के बाद आगे देखो, अगली स्टेप के अंदर डाइल्यूट एक्वस HCl से वर्कअप करवा रखा है, यानी HCl से जब आप वर्कअप करोगे तो ये H+ यहां पर लग जाएगा और हमारे को ये प्रोडक्ट दे देगा, ये लीजिए यहाँ COOH, यानी ये स्पीशीज मिलेगी। और ये हमें ऑप्शन ए में नजर आ रहा है, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए है। तो ये शपाइरो रिएक्शन इस तरह से हमें सॉल्व करनी थी। थोड़ी देर पहले क्या था, वही नेगेटिव चार्ज था, लेकिन पहले ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई गई, सिलिकॉन लाया गया, वापस सिलिकॉन DCl के द्वारा हटा दिया गया। यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन CO2 के साथ करवा के ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। अब मैं आता हूँ 21 नंबर क्वेश्चन पे, जरा 21 नंबर क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। देखो 21 नंबर क्वेश्चन, देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल। देखो 21 नंबर क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो यहां वही
कॉपर या सिल्वर का सॉल्ट जब भी कभी दिया हुआ होता है, कॉपर या सिल्वर कुछ भी लिखा होता है, हमारे को ये N2 निकालनी होती है और N2 निकालने के बाद हमारे को यहाँ ये स्पीशीज बनानी है। ये लीजिए डबल बॉन्ड O और ये कार्बिन हम लोगों को मिल चुकी है। क्लियर? अब हमें पता है कीटो कार्बिन में वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा, कीटीन बनेगा, उस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, लेकिन यहाँ हमें कहीं न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ ही नहीं है। राइट? तो अब आपको कार्बिन की और क्या चीज बताई है मैंने कि डेल्टा CH बॉन्ड में इंसर्शन, पाई बॉन्ड में इंसर्शन, डेल्टा CH भी नहीं है, पाई बॉन्ड भी नहीं है, तो मैंने कहा जब ये कुछ नहीं होता तो फिर बीटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में भी इंसर्शन सिखा रखा है और बीटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे को ये नजर आ रहा है और इस बॉन्ड में इंसर्शन अगर हो जाएगा तो यहाँ 3 मेंबर रिंग मिल जाएगी और ऐसा ऑप्शन हमारे को ए नजर आ रहा है, तो आंसर इज ए। बाकी यहाँ पर और कोई ऐसा हमारे को प्रोडक्ट वगैरह नहीं दिख रहा है। क्लियर? तो यहाँ 21 में बीटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इंसर्शन होके 3 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन ये हम लोगों ने देखी 21 नंबर क्वेश्चन में। ओके, चलिए अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 22 बहुत ही अच्छा सवाल, 22 नंबर क्वेश्चन मतलब गजब का सवाल है, गजब का ये सवाल, ये कंसेप्ट कभी भी किसी भी साल आ जाएगा, ये ध्यान रखना, गेट में आ चुका है। इसी सेम कंसेप्ट को स्टॉर्क इनामीन में भी हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये कंपाउंड दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझना, ये कंपाउंड दिया गया है, राइट, और इसकी रिएक्शन करवाई गई है क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। क्या दिक्कत है यार, क्लोरोफॉर्म और KOH आपस में रिएक्शन करेंगे और डाइक्लोरो कार्बिन देंगे। अब डाइक्लोरो कार्बिन इंसर्ट कहां होगी, तो हम कहेंगे अगर कोई एक डबल बॉन्ड है तो जहां है उसमें इंसर्ट हो जाएगी, लेकिन अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तो कार्बिन उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जाके इंसर्ट होती है जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है। तो बताइए इस डबल बॉन्ड पर रिलीजिंग ग्रुप लगा है ऑक्सीजन, इस डबल बॉन्ड पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कौन सा है, मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये वाला है और कार्बिन का इंसर्शन हम इस डबल बॉन्ड में करवाएंगे। तो इस डबल बॉन्ड में इंसर्शन होने के बाद हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी और ये लीजिए ये OMe ये मिल गया। करेक्ट, ये स्पीशीज हम लोगों को मिल चुकी है। अब यहाँ क्या होगा वो जरा देखें। आप लोगों को मैंने हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम के अंदर कार्बीन का इंसर्शन सिखाया था, आप याद करो, ये मैं याद दिलाता हूँ आपको। हम इस स्थिति में थे, ये पाइरोल लेते थे, अरे ये नेगेटिव चार्ज होता था, ये Cl होता था, फिर हम कहते थे ये इलेक्ट्रॉन इधर जाए, ये इधर जाए और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाए, तो रिंग एक्सपेंशन हमारे को मिलता था। क्लियर? ये मैंने पाइरोल इंडोल के केस आप लोगों से डिस्कस किए थे। आज हमने बेंजीन भी बनाई थी, राइट, साइक्लोपेंटाडाइन में भी ये कंसेप्ट पढ़ा था। बस यही कंसेप्ट अब हमारे को यहाँ नजर आ रहा है। ये जो हेटेरो एटम है ना, ये अपना लोन पेयर यहाँ देगा, तो इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ने लगेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, इधर आएंगे तो ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और यहाँ रिंग एक्सपेंशन हमारे को मिलेगा। ये 7 मेंबर रिंग मिलेगी। इस 7 मेंबर रिंग में एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड इधर है, यहाँ पर ये Cl लगा हुआ है, इसके जस्ट आगे ये डबल बॉन्ड O है, ये Me है और ये पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद हमारे को पता है पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और जैसे ही वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेगा हमारे को क्या मिल जाएगा, ये लीजिए ये Cl और ये डबल बॉन्ड O। और बताइए इस प्रकार का जो प्रोडक्ट है ये हमें ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, यानी 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा दैट इज द बी। ये बी हमारे को प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर। क्लियर? बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आने चाहिए हमें करने। अब मैं बिल्कुल इसी टाइप का एक एग्जांपल और लेता हूं। अगर मान लो कंपाउंड ये नहीं होता बल्कि कंपाउंड इनामीन होती, समझना मैं इसको स्टॉर्क इनामीन रिएक्शन से जोड़ रहा हूं। जब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो मैं आपको इनामीन से सॉल्व करके समझाता हूं। सपोज ये नहीं होता बल्कि कंपाउंड इनामीन होता, मान लो कंपाउंड इनामीन होता, तो फिर मैं रिएक्शन कैसे सॉल्व करता वो मैं आपको सिखा रहा हूं, जरा देखना। ठीक है, अगर इनामीन अगर होता है तब हम कैसे करेंगे जरा देखिएगा। ठीक है, देखो अगर मान लो मैं इनामीन ले लेता, इनामीन क्या होती है, ये लीजिए ये इनामीन होती है, देखिएगा ये इनामीन है ना, ये स्टॉर्क इनामीन में देख लेंगे हम लोग। सपोज ये 5 मेंबर रिंग ले लिए, डबल बॉन्ड ले लिया,
ये नाइट्रोजन ले लिया और मैंने ये इनामीन ले लिए, राइट। 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, जो भी है, या कुछ भी हो सकती है, उसमें परेशान मत होना तुम। और मैंने इसकी रिएक्शन करवाई पहले CHCl3 KOH से, पहला स्टेप, और दूसरा स्टेप मैंने लिया H3O+। हमारे को देखना है क्या बनेगा। तो देखो बहुत ही सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के साथ KOH लेता हूं तो पहले डाइक्लोरोकार्बीन बनेगी। वो डाइक्लोरोकार्बीन इस पाई बॉन्ड के अंदर इंसर्ट होगी, इस पाई बॉन्ड के अंदर डाइक्लोरोकार्बीन इंसर्ट होगी। और जैसे ही डाइक्लोरोकार्बीन इस पाई बॉन्ड में इंसर्ट होगी, राइट, तो क्या बन जाएगा, ये लीजिए, ये दोनों क्लोरीन आ गई, और यहाँ ये नाइट्रोजन, और यहाँ कोई भी रिंग वगैरह हो सकती है, 5 मेंबर, 6 मेंबर एंड सो ऑन, हमें उससे मतलब ही नहीं है, करेक्ट। अब जिस तरह से थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके रिंग एक्सपेंशन कर रहा था, यहाँ नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा। तो जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, लो जी, ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ, ये इधर, और ये Cl बाहर, तो ये 5 मेंबर रिंग जो है ना, ये 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो 6 मेंबर रिंग मैं अगर यहाँ बनाऊं तो वो ये बनेगी, ये लीजिए, ये 6 मेंबर रिंग, ये डबल बॉन्ड, और ये क्लोरीन, और यहाँ डबल बॉन्ड, ये एन, और मैं कह रहा हूं ये पोर्शन आपका कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। फिर आगे इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया गया है, और हाइड्रोलाइसिस जैसे ही आप करवाओगे, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूटने के बाद क्या हो जाएगा जरा देखेंगे। यहां पर इस कार्बन पर H इधर जोड़ोगे, OH इधर, H इधर, OH इधर, एक ही कार्बन पर जब 2 OH जुड़ते हैं, ये लीजिए हाइड्रोलाइसिस हुआ, एक ही कार्बन पे जब 2 OH जुड़ते हैं तो हमें पता है H2O बाहर निकल जाता है, और हमारे को ये कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा। ये लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करने आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको हम अलग तरीके से कर रहे हैं, नहीं यार, वही तरीका है, बस यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो इस डबल बॉन्ड के साथ हेटेरोएटम नाइट्रोजन लगा है, और हमने इस सवाल में ऑक्सीजन लगा रखा था। तो इस सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये सवाल गेट में आया हुआ है, स्टॉर्किनामीन रिएक्शन के साथ अपन ने कार्बीन का यूज, ये गेट में आया हुआ सवाल है, और ये सवाल मैंने आप लोगों को दिया है। आपको ऐसे सवाल करने आने चाहिए, ओके। चलिए, आफ्टर 22 नंबर क्वेश्चन अब मैं आता हूं 23 नंबर क्वेश्चन पे। जरा देखेंगे, कुछ नहीं है 23 नंबर क्वेश्चन में, यहां डाइथाइल जिंक और CH2I2 दिया हुआ है। देखो इधर डाइथाइल जिंक और CH2I2 दिया हुआ है, और जब डाइथाइल जिंक और CH2I2 होता है दैट मींस फुरुकावा रिएजेंट। और ये आपको क्या बता रखा है मैंने, फुरुकावा रिएजेंट हो, सिमन्स स्मिथ कार्बीन हो, राइट, स्वाडा रिएजेंट हो, तो ऐसी स्थिति में अगर पोलर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड के अंदर तो साइक्लोप्रोपेनेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द साइड ऑफ द पोलर ग्रुप। यहाँ पोलर ग्रुप डैश पर है, यहाँ भी पोलर ग्रुप डैश पे है, तो साइक्लोप्रोपेन यहाँ भी डैश पे बनेगी, साइक्लोप्रोपेन यहाँ भी डैश पर बनेगी। अब साइक्लोप्रोपेन डैश पर आप देखो कहां कहां दी हुई है, केवल और केवल इस ऑप्शन के अंदर दी हुई है, देन सी इज द आंसर। यानी इस रिएक्शन का जो आंसर होगा वो क्या बोला जाएगा, सी। साइक्लोप्रोपेन यहां डैश पे बनेगी, ये आप लोग जानते हैं, करेक्ट। चलिए 23 के बाद अब मैं आता हूं 24 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 24 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया, इट इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्टेड बमफोर्ड स्टीवंस रीअरेंजमेंट फॉलोड बाय क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्या बोल गया मैं, इट इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्टेड बमफोर्ड स्टीवंस फॉलोड बाय क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्यों, कैसे, जरा आप लोगों को मैं याद दिलाता हूं। देखो मैं यहां सॉल्व करता हूं इस सवाल को, देखो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो यहां होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, स्टाइरीन बाहर निकल जाएगी। कर रखा है मैंने ऐसे सवाल। जैसे स्टाइरीन बाहर निकल गई, यहां हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, लीजिए ऑक्सीजन, ये लीजिए, ये पीएच, ये लीजिए डबल बॉन्ड एन, ये एन, ये पीएच है ही, और ये आपको नाइट्रीन जैसी स्पीशीज मिलेगी। अब हम जानते हैं एक्चुअली ये नाइट्रीन जैसी स्पीशीज डाइएजोएल्केन है। डाइएजोएल्केन कैसे है जरा देखेंगे आप लोग, ध्यान रखना। रोडियम सॉल्ट दिया है, यानी मैं डाइएजो कंपाउंड एक बार यहां आपको बना के बताता हूं। अगर ये लोन पेयर यहां से यहां आ जाए तो इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो देखो यहां हमें ये लीजिए, ये लीजिए डबल बॉन्ड,
ठीक है, ये एन डबल बॉन्ड, ये प्लस और माइनस, ये लीजिए, ये डाइएजो एल्केन नजर आएगी। ये जो डाइएजो एल्केन है ना, इसमें रोडियम सॉल्ट की प्रेजेंस में, ये लीजिए, रोडियम सॉल्ट की प्रेजेंस में N2 बाहर निकलेगी। क्लियर? अब इसका क्या मैकेनिज्म होता है हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये N2 की जगह यहाँ रोडियम आ जाता है, फिर रोडियम बाहर निकल जाएगा, कार्बीन यहाँ पर बनेगी। ये सब चीजें हम लोगों को मतलब नहीं है, हमें तो डाइएजो कंपाउंड में से N2 बाहर निकाल के कार्बीन बनानी है। करेक्ट? जैसे ही N2 बाहर निकल के कार्बीन बन गई, हम लोगों ने यहाँ ये लीजिए, ये स्पीशीज मिली कार्बीन। क्लियर? अब इस कार्बीन से हमारे को एल्कीन बनानी है। तो मैंने आपको बता रखा है, अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक नहीं है तो यहां बनने वाली एल्कीन जेड एल्कीन होती है, यानी मैं यहां जेड एल्कीन बनाऊंगा। जब हम यहां से इस H को माइग्रेट करवा के एल्कीन बनाएंगे तो मैं यहां जो एल्कीन बनाऊंगा वो कौन सी वाली बनाऊंगा? जेड एल्कीन। और वो जेड एल्कीन हम ऐसे लिखेंगे। करेक्ट? ये जो जेड एल्कीन मैंने यहां बनाई है, याद करो, ये जेड एल्कीन एक प्रकार की 1 2 3 4 5, यानी ये एक प्रकार की 1,5 डाइईन है। और मैंने क्या सिखाया है कि 1,5 डाइईन इज द सबस्ट्रेट फॉर 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। 1,5 डाइईन जो होती है ये सबस्ट्रेट फॉर 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होती है। आ गई बात समझ में? तो अब इसके अंदर हम 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करवाएंगे। और 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट मैंने आप लोगों को पेरिसाइक्लिक में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है। देखिए, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हम लोग यहां करवाएंगे। तो पहले इसको लिखे तो सही यार एक बार। ये लीजिए, ये मैंने इस 1,5 डाइन को जरा ऐसे लिखा, और जिधर विनाइलिक ग्रुप है उसकी तरफ का डबल बॉन्ड देखो इधर, ये लीजिए, जेड स्टीरियो रखता है, और इधर का ये स्टीरियो केमिस्ट्री ई रखता है। ये आपका 1,5 डाइईन है। अब मैं इस 1,5 डाइईन को जरा देखिएगा कैसे लिख रहा हूं। राइट? देखना, इस 1,5 डाइईन को मैं कैसे लिख रहा हूं जरा देखना। ये लीजिए, ये 1,5 डाइईन, ये लीजिए, ये हमारी ऑक्सीजन है। ये वाला जो पीएच है ये जेड स्टीरियो रख रहा है, ये लीजिए, रख दिया मैंने, जेड स्टीरियो लगा दिया है। और ये वाला जो पीएच है ये ट्रांस स्टीरियो रख रहा है, तो ये पीएच मैंने ऐसे लगा दिया। अब इसके अंदर क्या होगा? 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है तो हमारे को पता है 3 नंबर और 4 नंबर एटम के बीच का बॉन्ड टूटता है, और 1 नंबर और 6 नंबर एटम के बीच में बॉन्ड बनता है। तो पहले तो मैं आयुपैक नंबरिंग यहाँ पे दिखा दूं। आयुपैक नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 ये थी अपनी 1 2 3 4 5 6। वो नंबरिंग मैं यहाँ पे लिखता हूँ वापस से। आयुपैक नंबरिंग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। अब जब भी कभी 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है ना, ये लीजिए, मैंने यहाँ 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करवाया। तो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है तो मैंने आपको क्या बता रखा है 1,5 डाइन के केस में कि 3 नंबर और 4 नंबर एटम के बीच के बॉन्ड को तोड़ो और 1 नंबर और 6 नंबर एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म कर दो। तो 3 नंबर और 4 नंबर एटम ये रहे। जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड तोड़ते हैं उसे नंबर 1 और नंबर 1 दिया जाता है। जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है वहां तक नंबरिंग को कंटिन्यू कर दो। लो जी, कर दिया 2 और 3। अब आप ध्यान से देखो, जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है उनको नंबरिंग 3 और 3 मिल रही है। सो केस बिलोंग्स टू द 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अब यहाँ 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जब होगा तो मैं कहूंगा ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर। तो इसकी जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हम लोग बनाएंगे वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जरा देखो ऐसे बनेगी। करेक्ट? यहाँ ऑक्सीजन लगी हुई है और मैं कह दूं यहाँ पीएच जो है वो इक्वेटोरियल पर है और जो इधर वाला पीएच है वो एक्सियल पे है। अब आप बताओ 1,2 एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होता है? हमें पता है 1,2 एक्सियल इक्वेटोरियल सिस होता है। 1,2 एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होता है? सिस होता है। तो मैं वो 1,2 एक्सियल इक्वेटोरियल सिस होता है
वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। आफ्टर 3 सिग्मा ट्रॉपिक हमारे को ये मिल गया, करेक्ट। और 1 एक्सियल इक्वेटोरियल यदि सिस होता है तो मैं उस सिस को बनाता हूँ, या तो वो सिस ऐसे है डैश डैश पीएच और पीएच, या फिर वो सिस ऐसे है वेज वेज पीएच और पीएच। ये लीजिए सिस बना दिया मैंने सिसॉइड फॉर्म में सीधा। ये सब 3 सिग्मा ट्रॉपिक के ट्रिक्स में मैंने सिखा रखी है चीजें आप लोगों को, क्लियर। तो या तो मैंने सिसॉइड फॉर्म में डैश डैश लगा दिया 1 2 सिस, या मैंने वेज वेज लगा दिया, ये सिसॉइड फॉर्म है। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखो तो आपको ट्रांसॉइड फॉर्म है में दिया हुआ है ऑप्शन। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल सी बात है। अगर सिसॉइड में कोई दो ग्रुप डैश डैश हैं वेज वेज हैं, तो ट्रांसॉइड के अंदर एक वेज और एक डैश हो जाएगा रोटेशन के बाद। अरे जब मैं इस बॉन्ड पे रोटेशन कराऊंगा तो रोटेशन कराने के बाद ये दोनों पीएच अब डैश डैश, ये दोनों पीएच पीएच थोड़ी रहेंगे, एक डैश वेज होगा या वेज डैश होगा। तो पहले तो आप इन ऑप्शन को काटो, देखो इन ऑप्शन को काटो, बिकॉज कीटोन कोई भी बीच में नहीं है, ये तो हटाओ। अब यहां पर आंसर इन दोनों में से कोई एक है, तो ट्रांसॉइड में वेज वेज करोगे या वेज डैश करोगे, तो हम कहेंगे हम ट्रांसॉइड फॉर्म के अंदर एक वेज और एक डैश को करेंगे, बिकॉज सिसॉइड फॉर्म के अंदर ये दोनों डैश डैश हैं। सिसॉइड क्यों बोल रहा हूं, तो आपको यार मैंने पढ़ा रखा है, सिसॉइड इसलिए बोल रहा हूं, इधर देखो यार, इधर देखो, सिसॉइड में इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये प्लेन ऑफ द पेपर पे अगर मैं कोई दो बॉन्ड ले रहा हूं, ये प्लेन ऑफ द पेपर के बॉन्ड है, और ये लीजिए ये आपके वेज और डैश पोर्शन लगे हुए हैं, तो प्लेन ऑफ द पेपर वाले बॉन्ड अगर सेम साइड होते हैं तो वो बोला जाता है सिसॉइड, और अगर प्लेन ऑफ द पेपर वाले बॉन्ड ऑपोजिट साइड होते हैं तो बोला जाता है ट्रांसॉइड। स्टैगर्ड एक्लिप्स दिखाया मैंने आपको, तो देखो प्लेन ऑफ द पेपर वाले बॉन्ड, अरे देखो कैसे हैं, हम कहेंगे सेम साइड है, तो ये सिसॉइड है। सिसॉइड में अगर ये डैश डैश है या वेज वेज है, तो ट्रांसॉइड में क्या हो जाएगा, एक वेज और एक डैश, और वो हमें इस ऑप्शन में नजर आ रहा है, यानी सवाल का आंसर है ए। ये बात हुई आपके डायरेक्टेड बमफोर्ड स्टीवंस रीअरेंजमेंट फॉलोड बाय क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी भी साल ये मानकर चलिएगा ये एग्जांपल आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, क्लियर। चलिए अब मैं बात करता हूं आगे नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की जरा बात करता हूं, यहाँ पे देखो अब है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। लीजिए आज के इस डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी जरा आप लोग समझ लें, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में हमारे को ये डाईएजो कंपाउंड दिया गया है कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस में। जब ये जो डाईएजो कंपाउंड है N2CHCOOC2H5, जब इसको कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस में या रोडियम सॉल्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगी और हमारे को ये कार्बीन मिल जाएगी, करेक्ट। ये कार्बीन हम लोगों को मिल गई है, इज इट क्लियर। और ये जो कार्बीन हम लोगों को मिली है ना, ये कार्बीन इंसर्ट होगी इस पाई बॉन्ड के अंदर। लेकिन एक समस्या है यार, ये पाई बॉन्ड का इंसर्शन, इस पाई बॉन्ड में कार्बीन का इंसर्शन एक्सोसाइड से होगा या एंडोसाइड से होगा। तो कंसेप्ट तो डायनामिक स्टीरियो का है, जो अपन डायनामिक स्टीरियो में पढ़ते हैं, लेकिन मैं एक बार आपको फिर भी बता देता हूं कि अगर किसी भी एल्कीन में या इस प्रकार के कंपाउंड में इधर की तरफ केवल हाइड्रोजन है, कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, क्लियर। अगर केवल हाइड्रोजन होता है इस तरफ, तो इस डबल बॉन्ड पर जो भी ग्रुप आएगा वो एक्सोसाइड से आएगा, यानी कार्बीन का इंसर्शन एक्सो की तरफ से होगा, एंडो की तरफ से नहीं होगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। इंसर्शन किधर से होगा, एक्सोसाइड से, दैट्स वन इज द मेजर प्रोडक्ट। अब एक्सोसाइड से कार्बीन का जब हम इंसर्शन करवाएंगे तो हम बल्कि ग्रुप को बताओ ब्रिज की तरफ रखेंगे, हम कहेंगे नहीं, हम बल्कि ग्रुप को इस ब्रिज से दूर रखेंगे, यानी आंसर यहां पर ए आएगा। आ गई बात समझ में। यह बात हुई हमारे 25 नंबर क्वेश्चन की। तो हमने देखा इन सवालों के अंदर कार्बीन के डीपीपी के अंदर यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो है बमफोर्ड स्टीवंस रिएक्शन, शेपाइरो रिएक्शन, सिमंस स्मिथ कार्बीन वगैरह, इसकी रेजियो सेलेक्टिविटी या इसका स्टीरियो सेलेक्टिविटी है, सिमेट्रिक सिमंस स्मिथ टुवर्ड द साइड ऑफ द पोलर ग्रुप इंसर्शन, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर आपको मेरा थ्योरेटिकल जो मैंने आपको पार्ट पढ़ाया है, अगर वो सारी चीजें क्लियर हैं तो इन सवालों में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो मैं सॉल्यूशन अब आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा दैट इज द नाइट्रेट
एंड एलाइड्स, इनके मिक्स्ड प्रॉब्लम है वो हम लोग लेंगे, और फिर हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो भी एग्जाम प्रॉब्लम्स आई हुई हैं उनके वीडियोस की बात करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।